नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास आज से बंद हो रहा है और इस पर अफगानिस्तान की तरफ से औपचारिक बयान भी आ गया है। भारत में अफगानिस्तानी दूतावास बंद होने के पीछे कुछ वजह बताई गई है, जिनमें मुश्किल समय में भारत से अपेक्षित मदद नहीं मिली, अफगानी नागरिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है दूतावास, संसाधनों की कमी, कम किए गए कर्मचारी, कामकाज पर असर। अफगानिस्तान की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है कि उसके राजनयिक दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश करते हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास को बंद करने का ऐलान दरअसल अफगानिस्तान की पुरानी सत्ता के समय नियुक्त राजदूत और तालिबान की सत्ता के बीच की खींचतान का नतीजा है। 2021 अगस्त में जब से तालिबान काबुल पर काबिज हुआ है, उसकी कोशिश दिल्ली में अपनी पसंद का राजदूत और दूसरे राजनयिकों को रखने की रही है। लेकिन अशरफ गनी के समय नियुक्त राजदूत फरीद मामूनजई तालिबान की सत्ता के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए और अफगानिस्तान नहीं लौटे। क्योंकि तालिबान की सरकार को दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है और भारत ने भी नहीं दी है, इसलिए वह सीधे तौर पर यहां अपना राजदूत नियुक्त करने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन तालिबान की सरकार ने दिल्ली के दूतावास के लिए पैसे भेजने बंद कर दिए, जिससे यहां के राजनयिकों और कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में दिक्कत आने लगी। इसकी वजह से राजनयिकों और कर्मचारियों की तादाद लगातार घटाया जाने लगा, जिससे दूतावास के कामकाज पर असर पड़ने लगा। दूतावास पूरी तरह से कॉन्सुलर सर्विस यानी कि वीजा सेवा आदि के बदले मिली फीस के ऊपर आधारित हो गया, जिससे बमुश्किल कुछ राजनयिकों और कर्मचारियों का तनख्वाह निकल पाता था। दूतावास ने भारत सरकार से मदद की उम्मीद की, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। दूतावास की तरफ से जारी बयान में इस बात का जिक्र किया गया है। इसमें एक आरोप यह भी लगाया गया है कि पुरानी सत्ता के समय नियुक्त राजनयिकों के वीजा को रिन्यू करने में दिक्कत आई और इससे भी कामकाज बाधित हुआ, जबकि भारत सरकार के सूत्र इसे गलत बताते हैं। सैलरी आदि नहीं मिलने के चलते बहुत से अफगानिस्तान के राजनयिक और कर्मचारी भारत छोड़कर चले गए। कुछ अफगानिस्तान चले गए और जो वहां नहीं जा सकते थे, उन्होंने खासतौर पर पश्चिमी देशों में पनाह ली। खुद राजदूत फरीद मामूनजई कई महीनों से लंदन में हैं और अब बतौर राजदूत उनके लौटने की संभावना नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि दूतावास अफगानिस्तान के नागरिकों की जरूरत के मुताबिक काम नहीं कर पाया। दरअसल बदली हुई परिस्थिति में दूतावास अफगानिस्तान के छात्रों आदि को वीजा दिलाने की कोशिश में नाकाम रहा। अब तक राजदूत रहे मामूनजई की यह भी शिकायत है कि भारत ने अफगानिस्तान में सबके प्रतिनिधित्व वाली समग्र सरकार को भारत ने इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठाया। हालांकि भारत अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हमेशा करता रहा है। वैसे सूत्रों का यह भी कहना है कि भारत के अकेले बूते की यह बात नहीं है कि उसके चाहने से यह बात हो जाए और वहां इंक्लूसिव गवर्नमेंट आ जाए। यहां भारत की व्यवहारिक स्थिति को समझने की भी जरूरत है। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत ने भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन तालिबान के साथ एक कामकाजी संबंध बनाकर चल रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास और कॉन्सुलेट बंद कर दिया था, लेकिन 2022 में काबुल में एक टेक्निकल टीम के जरिए दूतावास को फिर से शुरू किया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमेशा अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ देखता रहा है और तालिबान को अपने हिसाब से चलाता रहा है। इसकी काट के लिए जरूरी है कि भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी बनी रहे। मानवीय सहायता के तौर पर भारत अफगानिस्तान में हजारों टन गेहूं और दवा आदि भेजता रहा है ताकि अफगानियों की जरूरत पूरी हो सके। तालिबान भी भारत की तरफ मदद की उम्मीद की निगाहों से देखता रहा है और बदली हुई परिस्थिति में दोनों एक दूसरे को समझने और व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। तालिबान दिल्ली में अपना राजदूत चाहता है, लेकिन क्योंकि भारत ने तालिबान सत्ता को मान्यता नहीं दी है, उसके राजदूत को भी मान्यता नहीं दे सकता। हालांकि तालिबान ने पुरानी सत्ता के समय के राजनयिकों में से अपनी सत्ता का समर्थन करने वाले एक राजनयिक को इस साल अप्रैल में अपना नुमाइंदा बनाने की कोशिश की, लेकिन मामूनजई और उनकी टीम की तरफ से विरोध के चलते ये नहीं हो पाया। भारत ने इसे दूतावास की आंतरिक लड़ाई का मामला बताया। अब जबकि दूतावास बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, अनुरोध यह भी किया गया है कि दूतावास पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का ही झंडा लगा रहे, इस पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का झंडा न लगाया जाए और दूतावास अफगानिस्तान की किसी वैध सरकार को ही हस्तांतरित किया जाए।
दूतावास बेशक बंद करने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन कॉन्सुलेट में आपातकालीन सेवा चलता रहेगा, जिससे कि वीजा आदि का काम न रुके। दूतावास के बयान में वियना कन्वेंशन का हवाला देकर दूतावास की सारी संपत्ति मेजबान देश को सौंपने की बात की गई है। मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। विपक्षी प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता मुइज़ू चीन समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सालेह को 18,000 वोटों से हराया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को हुए चुनाव में मुइज़ू को 53%, जबकि सोलेह को 46% वोट मिले हैं। इस चुनाव पर मालदीव के साथ भारत और चीन की भी नज़र बनी हुई थी। आपको ये बता दें कि मालदीव्स में राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरी बार वोटिंग हुई। इसके पहले 8 सितंबर को पहले राउंड की वोटिंग हुई थी, जिसमें किसी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। मालदीव्स में चुनाव जीतने के लिए किसी एक उम्मीदवार को 50% वोट लाना ज़रूरी है। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर मुइज़ू को जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति चुने जाने पर मोहम्मद मुइज़ू को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मालदीव का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। भारत सालों पुराने भारत मालदीव संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पे हैं, जहां वो करीब 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी है। प्रधानमंत्री महबूबनगर जिले में सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद रायचूर हैदराबाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 500 करोड़ की लागत से निर्मित 37 किलोमीटर लंबी जैकले कृष्णा नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे। आज तेलंगाना में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इससे यहां उत्सव का रंग और खिल उठा है। मैं तेलंगाना के लोगों को 13,500 करोड़ रुपए की 13,500 करोड़ रुपए की योजनाएं, अलग अलग परियोजनाएं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत आज अंकित पहलवान के साथ श्रमदान किया। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से इस अभियान में भाग लेकर 1 घंटे श्रमदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक युवा के साथ सफाई के अलावा स्वच्छता और फिटनेस पर बातचीत करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज जब राष्ट्र स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है, मैंने और अंकित बयानपुरिया ने भी यही किया। हमने साफ सफाई के अलावा फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल किया। ये स्वच्छ और स्वस्थ भारत की अनुभूति है। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? और दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी
डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। माँ, देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया है। अब आपसे मिलने का सपना था, वो पूरा हो गया। देख लेकर G20 वाला सम्मेलन देखा। हाँ, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व होया इस चीज़ पे कि भाई। आपने देखा होगा, हाँ जी, ये जो भारत मंडपम बना है, जी उसमें भी एक पूरा दीवार जी हमने योगा का बनाया है, देखा। और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फ़ायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान हुआ। स्वच्छता अभियान में भाग लेकर आज देश भर में लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस अभियान के लिए 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया गया। ये पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 की एक कड़ी है। स्वच्छता अभियान के तहत 6,40,000 से ज़्यादा जगहों को पहचान की गई है। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्रमदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर सफाई कर्मचारियों से मिले। 9 लाख से अधिक स्थान में आज ये श्रमदान किया जा रहा है। ये तो इसके बारे में सूचना हमें है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी, जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, वो भी कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि एक अपने आप में एक बड़ी गेम चेंजिंग एक कार्यक्रम है कि एक देश में लाखों लोग अलग अलग स्थान पे, अब ये अगर एक स्थान माना जाएगा तो इसमें श्रमदान तो कई लोगों ने किया है। वंदे भारत ट्रेन के लिए एक बहुत अच्छा 14 मिनट्स का प्रोटोकॉल तैयार किया है। उस प्रोटोकॉल से पूरी ट्रेन को जब गाड़ी आती है उसी वक्त प्लेटफॉर्म पे ही पूरा क्लीन करके उसको अगली जर्नी के लिए भेजने की एक अच्छी पहल की गई है। प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा एक इनोवेशन का, एक नए तरीके से काम करने का आग्रह रहता है, मार्गदर्शन रहता है, उसी पद्धति में, उसी सिस्टम में एक बहुत अच्छा नया क्लीनिंग प्रोटोकॉल तैयार किया है 14 मिनट्स का। सर, पहले 28 मिनट में 14 मिनट किस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है? प्राइमरीली लोगों की ट्रेनिंग से और बेटर प्रैक्टिसेस करके। देश भर में से कितनी जगह चयनित की गई हैं आज के इस? आज करीब 35 जगह चालू होगा वंदे भारत का, और धीरे धीरे बाद में उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस मौके पर कई और नेताओं ने भी श्रमदान किया है। कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने इस पे श्रमदान किया है। महात्मा गांधी जी का जो आदेश था, केवल दिल में स्वच्छता केवल नहीं, विचारधारा में स्वच्छता नहीं, लेकिन भारत के सड़क सड़क, गांव और शहर के बस्ती तक स्वच्छता हमें उत्पन्न करना होगा। और इसे युद्ध स्तर तक प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और उस युद्ध में मैं मानता हूं कि भारत का एक एक नागरिक, 140 करोड़ जनता, एक एक नागरिक अपने आप को शामिल करके महात्मा गांधी जी का सपना और प्रधानमंत्री जी का संकल्प, दोनों का समागम करके उसे साकार और सिद्धि तक पहुंचाने के लिए 140 करोड़ जनता संकल्पित रहेगी। तो इस समय देश की बात में एक ब्रेक, लौटते हैं और खबर देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए क्यों हुआ है विरोध प्रदर्शन।
मनरेगा और आवास योजना के पैसे को लेकर टीएमसी का दिल्ली चलो अभियान शुरू हो गया है। टीएमसी के सांसद और बंगाल सरकार के मंत्री दिल्ली में राजघाट और जंतर मंतर पर इसको लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गामागामी बनी हुई है। केंद्र सरकार के खिलाफ राजघाट और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं। ट्रेन के अलावा कार्यकर्ता बसों और विमानों से भी आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा और आवास योजनाओं में काम करने वाले बंगाल के मजदूरों का बकाया पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसलिए वो 2 अक्टूबर को राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद सांकेतिक धरना देंगे और फिर 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आप हमारे दिल्ली के आंदोलन को रोक नहीं पाए। आंदोलन होंगे। आपने फ्लाइट्स और ट्रेनों को कैंसिल कर दिया, दिल्ली पुलिस को काम पर लगा दिया, लेकिन क्या आप हमें रोकने में कामयाब हुए? बिल्कुल नहीं। टीएमसी के सांसद भी इस मामले पर करीब 6 महीना पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दफ्तर पर धरना दे चुके हैं। उसी समय टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर बंगाल का बकाया पैसा केंद्र सरकार जारी नहीं करती है तो बंगाल से वो लाखों लोगों को लाकर दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी का आरोप है कि बार बार आवेदन करने के बाद भी प्रदर्शन के लिए उन्हें रामलीला मैदान नहीं दिया गया। हावड़ा से नई दिल्ली स्टेशन तक बुक की गई ट्रेन भी अंतिम समय में रद्द कर दी गई। यहां तक कि कोलकाता से दिल्ली की एक फ्लाइट भी रद्द हो गई, जिसमें टीएमसी सांसदों को दिल्ली आना था। पहले ईडी के माध्यम से अभिषेक बैनर्जी माननीय सांसद को समन किया गया, जब उन्होंने कहा कि आंदोलन फिर भी होगा 2 और 3 तारीख को। फिर इंडियन रेलवेज ने सारे स्पेशल ट्रेन्स कैंसिल कर दिए। विस्तारा के एक फ्लाइट से 1 तारीख को तृणमूल कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचने वाले थे। अचानक बिना किसी कारण के उन्होंने उस पूरे फ्लाइट को ही कैंसिल कर दिया। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ये ठान ली है कि वो इस आंदोलन को होने नहीं देंगे। उधर केंद्र सरकार की दलील है कि बंगाल में मनरेगा और आवास योजनाओं में अनियमितता पाए जाने के कारण फंड रोका गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, अभिषेक बनर्जी खुद कॉन्फेस कर चुके हैं कि कुछ लोग अगर चोरी किए हैं उनके लिए सारे लोगों को आप सजा मत दे, उनको सजा दीजिए। अभिषेक बनर्जी खुद बोले हैं ना, तो सजा देना किसका काम है? पुलिस किसके पास है? प्रशासन किसके पास है? तो वो सजा दे दे, उनको एफआईआर करे, अरेस्ट करे, उसके बाद पैसा आ जाएगा। टीएमसी के सांसदों ने 3 अक्टूबर को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलने का समय मांगा है, लेकिन अभी तक उन्हें समय नहीं दिया गया है। बल्कि मंत्री के दफ्तर से यह बताया गया है कि उस दिन मंत्री जी दिल्ली में नहीं है। अब तक हरियाणा और पंजाब के लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली को घेरते रहे हों, लेकिन पश्चिम बंगाल से दिल्ली आकर केंद्र सरकार को घेरने की संभवतः यह पहली कोशिश है। तृणमूल कांग्रेस भले ही मनरेगा और आवास योजनाओं की आड़ ले रही हो, लेकिन उनका निशाना कहीं और है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश भर से हजारों की तादाद में सरकारी कर्मचारी हाथों में बैनर लिए विरोध कर रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों की ये मांग है कि देश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इस रैली को पेंशन शंखनाद महारैली का नाम दिया गया है। रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को देश के किसान और अन्य मजदूर संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। तो पुरानी पेंशन स्कीम के लिए ये विरोध प्रदर्शन जारी है। देश की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।